हेलो गाइस। तो आज हम अपनी सी की सीरीज़ के अंदर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर हम फाइल कैसे क्रिएट करें। इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होता है हमने पहले भी कवर कर चुके हैं, तो आप वो जो वीडियो है वो आज जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर वो अवेलेबल है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर फाइल कैसे क्रिएट होती है, क्योंकि भाई हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं या तो कोई भी चीज़ लिखते हैं कई बार, तो हमको उसकी फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कि भाई मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, तो एक सिंपल तरीके से मैं नोट पे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी चीज़ लिखता हूँ तो मुझे उसको सेव करना पड़ता है। ठीक है। और सेव करूँगा तो फिर मैं उसको पढ़ पाऊँगा। वैसे ही सी लैंग्वेज के अंदर मेरे को कोई कोड लिखना है, ठीक है, तो उसको कैसे सेव करना है और कहाँ से बनाना है। ठीक है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सी लैंग्वेज के अंदर आपको सी की फाइल जब क्रिएट करनी है, ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, पहले एक फोल्डर क्रिएट करके रख लेना है। हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे सी लैंग्वेज। ठीक है। यहाँ पर हमने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है, इसको मैं साइड में रख दूंगा। यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या हुआ, VS कोड ओपन हो चुका है। अब आप जिस कोडिंग के अंदर काम कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर के शॉर्टकट्स की पता होनी चाहिए कि भाई कोई भी बेसिक सॉफ्टवेयर में बात कर रहा हूँ, बेसिक जो की होती है आपको पता होनी चाहिए शॉर्टकट की। ठीक है। जैसे कि भाई कंट्रोल एन दबाओ तो न्यू फाइल क्रिएट होती है। ठीक है। वैसे कुछ शॉर्टकट्स की आपको पता होनी जरूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले कंट्रोल एन करते हैं, फाइल क्रिएट करनी है हमको। ठीक है। यहाँ पर अभी फाइल आई है, अभी सेव नहीं हुई, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आज, तो यहाँ पर पहले हम फाइल को सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ पर कौन सा की यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल ऐसी, या तो फिर आप डायरेक्टली फाइल पे जाके यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट सी। अब यहाँ पर मैंने डॉट सी इसीलिए लिखा है क्योंकि जो सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट सी। अभी एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप जब भी देखोगे, आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो जैसे कि आपने पीडीएफ डाउनलोड करी, तो पीडीएफ का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पीडीएफ होता है। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट एक्सेल एक्सेस होता है। ठीक है। और टीएक्सटी डॉक्यूमेंट होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो उसका होता है डॉट टीएक्सटी लिखा जाता है। तो ऐसे ही सी के लिए डॉट सी यूज होता है यहाँ पर। ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है। फाइल सेव होने के बाद ये कुछ हमारा इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज के लिए हमारे यहाँ पर लिख के आ चुका है कि हमने सी लैंग्वेज की मतलब सी का एक फाइल बनाया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बेसिक कोड लिखूंगा आपके लिए, हैशटैग इंक्लूड। ठीक है। इंक्लूड करके मैंने यहाँ पर क्या करना है, stdio डॉट h। यहाँ पर मैंने एक फाइल ले ली। ठीक है। अब ये हैशटैग इंक्लूड और stdio होता क्या है, हमको तो पता नहीं भाई ये सब चीज़ क्या है, मैंने तो कभी इसको यूज़ नहीं किया, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। क्योंकि हम लोग वही करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो एक हैशटैग होता है, वो होता है हमारा एक सुपर कीवर्ड, एक सुपर कैरेक्टर के तौर पे हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। वो हमारा क्या काम करवा रहा है, उससे इंक्लूड करवा रहा है। इंक्लूड का मतलब होता है कुछ चीज़ ऐड करनी है, कहाँ पर ऐड करनी है, तो जो भी चीज़ मेरे को ऐड करनी है, मेरे को हेलो वर्ल्ड डॉट सी के अंदर वो चीज़ ऐड करवानी है। अब क्या चीज़ ऐड करनी है वो भी तो मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। तो वो स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में एक फाइल का नाम लिखते हैं, वो फाइल का नाम होता है हमारा stdio.h। ठीक है। यहाँ पर हमारी फाइल का नाम क्या है,
stdio.h। अब stdio.h का मतलब क्या होता है कि भाई स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। .h का मतलब होता है यहाँ पर हमारी हेडर फाइल है वो, ठीक है। और std का मतलब होता है हमारा यहाँ पर जो पहले 3 लेटर है। std मतलब स्टैंडर्ड, i मतलब इनपुट, o मतलब आउटपुट, और ये डॉट मतलब ये एक टाइप की क्या हो गई, हेडर फाइल हो गई। अब पहला एक क्वेश्चन आएगा कि आपको भाई हमको ये ऐड क्यों करना है, इसके बिना हम लोग काम क्यों नहीं कर सकते। तो उसको ऐड करने का सबसे बड़ा रीजन है कि भाई इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड कोड्स हैं, या तो फिर बोल सकता हूँ फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन मतलब अब फंक्शन कौन कौन से टाइप के हमको वो भी देखने को मांगता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक ऑलरेडी पीडीएफ फाइल इसके लिए क्रिएट करके रखी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे कि ये हेडर फाइल है मेरी, कौन सी, stdio.h की, जिसके अंदर देखो इतने सारे फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं आपके लिए। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आप मैन्युअली अगर इसका कोड लिखने जाओगे तो भाई आपको बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा। जो आप एक्चुअल जो अपना कोड लिखोगे उससे कहीं ज्यादा तो इसका ही कोड लिखना पड़ जाएगा आपको। तो ऐसा ना हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हो एक हेडर फाइल के जरिए, ठीक है। तो ये होती है हमारी यहाँ पर हेडर फाइल, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है वॉइड। वॉइड क्या होता है अब, तो वॉइड एक नल टाइप होता है। नल मतलब कि एक एम्प्टी होती है वो चीज। एम्प्टी मतलब खाली बाल्टी की तरह भी बोल सकते हो। वो चीज कभी कोई चीज रिटर्न नहीं कर सकती। अब ये रिटर्न नॉन रिटर्न का मतलब क्या होता है, ठीक है, हमको वो भी समझना पड़ेगा। रिटर्न मतलब कि हम लोग उसको कोई चीज देते हैं और वो चीज किसी और को देता है, तो वो एक रिटर्न टाइप हो गया। मतलब मैंने उसको कुछ चीज दी और वो चीज मैं किसी और को भी देना चाहता हूँ, तो वो रिटर्न टाइप हो गया। पर अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नॉन रिटर्न टाइप की। नॉन रिटर्न टाइप क्या करता है कि वो चीज लेता है और कभी वापस नहीं देता। जैसे कि कुछ दोस्त होते हैं हमारी लाइफ में, भाई पैसा लेके तो रह जाते हैं पर कभी वापस नहीं करते हमको। मेरे भी बहुत सारे पैसे डूबे हैं वैसे तो इसके अंदर दोस्तों को देने में। अब दोस्ती है भाई, भूल जाते हैं कभी कभार पैसे देके अपने भी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो वॉइड क्या करता है कि कोई चीज लेता तो है, कोई इनपुट लेता है, कुछ भी चीज लेता है, ठीक है, वो कभी बाहर रिटर्न नहीं करता, वो अपने अंदर ही वो चीज रखता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वॉइड। फिर आता है हमारा मेन। अब ये साला मेन क्या है, तो मेन क्या चीज होती है कि भाई वो बताता है कि सबसे पहले क्या चीज रन होगी, ठीक है, सबसे पहले क्या चीज एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट मतलब कि कौन सी चीज सबसे पहले कंप्यूटर रीड करेगा और क्या है रीड करेगा। मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन हो जाता है कि भाई कंप्यूटर उसके अलावा कुछ और चीज रीड नहीं करता, क्योंकि भाई ये एडवांस लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये इतना भी स्मार्ट नहीं है कि भाई उसको पता चल जाएगा भाई मेरे को पूरा कोड रीड करना है ऐसा वैसा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। अब क्यों फास्ट है, वो भी यहाँ पर मेन फंक्शंस की वजह से उसके। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप जब भी देखोगे पाइथन के अंदर आप देखोगे तो भाई जब हम पाइथन का कोड लिखते हैं तब वो पूरी फाइल रीड करता है, पर सी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले वो मेन फंक्शन को रीड करता है, ठीक है। और मेन फंक्शन के अंदर जहां जहां पर जब आपने जिस तरह का लॉजिक लिखा होगा उसी हिसाब से वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमको मेन लिखना पड़ता है। अब मेन के अंदर जो चीज लिखेंगे वो वही रीड करेगा। जैसे कि भाई मेन के अंदर लिखा मतलब ये वाले कर्ली ब्रैकेट की बात नहीं कर रहा, मतलब ये जो राउंड ब्रैकेट्स है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट्स मैंने लगाए हुए, ठीक है, उसके अंदर जो मैं चीज लिखूंगा वही सबसे पहले रीड होगी। क्या होगी, वही सबसे पहले रीड होगी हमारी। इसका थोड़ा और बड़ा कर ले रहे हैं तो अच्छे से दिखेगा। तो इसी के अंदर जो चीज मैं लिखूंगा वो सबसे पहले रीड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिखता हूँ पहले कि PRINTF, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक छोटी सी चीज लिखूंगा जो है हमारा हेलो वर्ल्ड, ठीक है।
अब ये साला प्रिंट एफ क्या चीज है? तो प्रिंट का मतलब होता है कि कोई चीज मेरे को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके लानी है, ठीक है, कोई चीज लिखी हुई दिखानी है मेरे को स्क्रीन के ऊपर। जब भी ये प्रोग्राम रन हो तो मेरे स्क्रीन के ऊपर एक चीज लिखी हुई आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आना चाहिए। पर ये प्रिंट क्या होता है? हमारा एक टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन ही कुछ काम करता है, जो चीज प्रिंट करनी हो, कुछ भी चीज का काम करना है वो फंक्शन करता है। तो प्रिंट क्या हो जाता है? हमारा एक टाइप का फंक्शन, इसलिए यहाँ पर लगा जाता है हमारा एफ। एफ रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा एक प्रिंट वाला है वो क्या है? फंक्शन है, ठीक है। और क्या प्रिंट करना है मेरे को, वो मेरे को इसके अंदर लिखना पड़ता है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। अब मैंने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर तो डबल इन्वर्टेड कॉमा भी किया हुआ है। बहुत लोग बोलेंगे सर आपने तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा भी किया है, तो फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाना? क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स तो वही चीज प्रिंट करेगा ना। तो राउंड ब्रैकेट्स इसीलिए यहाँ पर लगा है क्योंकि वो मेरे को प्रिंट करना है टेक्स्ट। और जो टेक्स्ट होता है हमारा नॉर्मल टेक्स्ट, कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोड जो हमारा जो कोड होता है नॉर्मली हम लोग लिखते हैं, पर जो हमारी स्ट्रिंग होती है सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट, वो हमको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर मैंने डबल इन्वर्टेड में लिखा है, जो होती है हमारी एक टाइप की स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। और लास्ट में यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है? एक सेमी कॉलम ऐड कर दिया। अब ये सेमी कॉलम काम क्या करता है? तो भाई जैसे कि हम लोग कोई सेंटेंस को खत्म करते तो वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं? एक फुल स्टॉप लगा देते हैं कि भाई वो सेंटेंस वहीं पर ही खत्म हो गया है, ठीक है। मतलब वो वहां तक ही था, उसके आगे कुछ नहीं जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पर होता है सेमी कॉलम। सेमी कॉलम क्या हुआ कि भाई मैंने जो प्रिंट का काम होता है वो यहाँ पर ही मैंने खत्म कर दिया है। अगर इसको नहीं लगा हुआ, ठीक है, अगर आप इसको नहीं लगाते हो तो ये क्या करता है? आपको एक एरर रिटर्न करता है। अभी यहाँ पर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, देखो VS कोड के अंदर दिखाई दे रहा है डायरेक्टली, पर कुछ लोगों के अंदर क्या होता है वो नहीं दिखाता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर उसको क्या करता हूँ? रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई आपने सेमी कॉलम नहीं लगाया है, पीछे जो कर्ली ब्रैकेट आता है उसके पहले एक सेमी कॉलम लगाओ। आप वो लगाना भूल गए। यहाँ पर भी मेरे को दिखाई दे रहा है, देखो 4 नंबर की लाइन में आपने लास्ट में सेमी कॉलम नहीं लगाया, देखो नीचे भी लिखा हुआ है सेमी कॉलम। तो भाई यहाँ पर सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं? सेमी कॉलम लगा के इसको रन करते हैं, तो देखते हैं हमारा फाइल लिख के आ गया हेलो वर्ल्ड यहाँ पर। तो कुछ इसी तरह से काम होता है यहाँ पर प्रोग्राम का, ठीक है। तो ये चीज देखो, मैंने प्रिंट करवाने को क्या बोला था कि भाई हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो क्या आ गया? बाकी का कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि बाकी सब था हमारा कोड और डबल इन्वर्टेड कॉमा था हमारा स्ट्रिंग, मतलब एक नॉर्मल टेक्स्ट जो हमने प्रिंट करवाया अभी। पर ये आपको ये समझ में आएगा कि साले ये आउटपुट आया किधर? यहाँ से यहाँ पर तो सीधा रन कर दिया। तो ये जो काम होता है, मतलब कंप्यूटर को कैसे पता चला कि भाई मेरे को ये चीज करवानी है, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर काम किया कंपाइलर ने। अब कंपाइलर क्या होता है, ठीक है। तो कंपाइलर जो होता है हमारा, वो हमारा जो नॉर्मल जो कोड है उसको मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। अब मशीन कौन सी भाषा समझता है? तो मशीन समझता है बाइनरी, मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज, ठीक है। 0 1 0 0 1 0 ऐसा कुछ लिख के आता है। आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ देखी होगी। तो उसी चीज़ के अंदर जो लिखना होता है वो डायरेक्टली क्या करता है? कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है, सॉरी। अब ये कंपाइलर मतलब आपको अभी और भी समझना हो तो एक हमारा जो गूगल ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। जैसे कि भाई मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, कोई मेरे सामने इंग्लिश में बात करता है, तो भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा भाई? ट्रांसलेशन का यूज करूंगा। जैसे कि हमारे पास अभी गूगल ट्रांसलेटर है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर में यहाँ से हिंदी बोलूंगा तो सामने वाले को इंग्लिश में सुनाई देगा, ठीक है। वैसा ही सामने वाला अगर इंग्लिश में बोलता है तो मेरे को हिंदी में सुनाई देगा। इसी तरह का काम
यहाँ पर कंपाइलर भी करता है। हम उसको कोई चीज़ देते हैं तो वो उस चीज़ को क्या करता है, मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। मशीन उस चीज़ को समझती है, फिर हमको उसका रिजल्ट देती है। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ का क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ की दिक्कत होती है तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है हमारी यहाँ पर, जो होती है कमेंट्स। अब ये कमेंट्स क्या होती है? कमेंट्स मतलब कि वो इंस्टाग्राम वाली कमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई हैशटैग विनोद वाली, या तो फिर अभी मोदी जी और मेलोनी वाली, वो हैशटैग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कमेंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना। अब एक्सप्लेन मतलब किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? तो भाई मैं बता, अगर मैं ये कोड किसी को दे रहा हूँ, ठीक है, आप अभी बिगिनर हो, आपको पता नहीं कि ये चीज़ क्या काम करती है, भाई इंक्लूड क्या काम करता है, कि भाई एसटीडीआई क्या होता है, कि डॉट एच क्या होता है, कि मेन क्या होता है, ये वॉइड क्या होता है, आपको पता नहीं है। तो मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा, वो चीज़ समझाने का कोशिश करूँगा। किस तरह से? क्योंकि भाई मैं कॉल नहीं कर सकता आपको। अगर आप बहुत दूर से देख रहे हो मेरे को, और आप कब देख रहे हो मेरे को पता नहीं, अगर आप इंडिया से देख रहे हो और मैं अमेरिका में बैठा हूँ, तो आप मेरे को रात को तो कॉल नहीं कर सकते, या तो फिर मैं रात को कॉल उठा नहीं सकता। ठीक है, तो इसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना, इसलिए यहाँ पर यूज होती है कमेंट्स। कमेंट्स भी यहाँ पर दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? हमारी एक सिंगल लाइन होती है और दूसरी होती है हमारी मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स का मतलब होता है कि भाई मैं डबल स्लैश कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, डबल स्लैश करके यहाँ पर कुछ लिखता हूँ कि इंक्लूड इज यूज फॉर एडिंग न्यू लाइव न्यू फाइल। ठीक है, ये कमेंट्स है। अभी ये बोलोगे कि सर जी ये क्या क्या, अगर को ये तो कंप्यूटर भी रीड कर लेगा तो फिर ये भी प्रिंट हो जाएगा? तो नहीं, ये प्रिंट नहीं होता। कंपाइलर कमेंट्स को ऑलवेज इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई ये चीज़ समझाने के लिए लिखी है, ना कि मेरे को इसको एग्जीक्यूट करना है। इसलिए यहाँ पर वो चीज़ क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। मतलब ये लाइन को वो रीड नहीं करता। हाँ, ये रीड करेगा, पर ये जो इतना सा पार्ट है वो रीड नहीं करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये सिंगल लाइन कमेंट्स है। ठीक है, सिंगल लाइन मतलब आगे आप लिखते जाओगे तो वो कमेंट्स में कहलाएगा, पर आपने जैसे ही एंटर किया और लिखते हो तो ये फिर कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दिक्कत कर सकता है। तो देखो, ये सिंगल लाइन कमेंट थी और मैंने एंटर करके नीचे कुछ लिखा, तो मेरे को यहाँ पर क्या कर दिया, एरर रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज ना हो तो ध्यान रखना। ठीक है, सिंगल लाइन में। फिर आती है हमारी मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मिटा के यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज सिंगल लाइन ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। हाँ पता है यार, थोड़ा स्पेलिंग का लोचा हो सकता है मेरा यहाँ पर, तो इग्नोर करना उसको। ठीक है, फिर आती है हमारी मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है कि भाई एक से ज्यादा लाइन में लिख रहा हूँ मेरे को कुछ। क्या होता है कि भाई मेरे को कोई भी चीज एक से ज्यादा लाइन में लिखनी है, तो फिर मैं कैसे लिखूंगा? तो उसको लिखने के लिए यहाँ पर आप लोग क्या करना पड़ेगा, स्लैश स्टार, ठीक है, और क्लोज करने के लिए स्टार और स्लैश। ठीक है, मैंने यहाँ पर ओपन और क्लोज दोनों लगा दिया है। वही स्टार स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, और यहाँ पर बीच में लिखता हूँ, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, यू कैन टाइप हियर, एंटर करके एनीथिंग। ठीक है, ये हो गई हमारी मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन मतलब आप एक से ज्यादा बार लिख सकते हो, पर
एक से ज्यादा बार लिख सकते हो, पर इन दोनों के बीच में ही आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाहर अगर आप लिखते हो तो वो क्या हो जाती है, एक टाइप की फिर एरर, मतलब ये भी एक टाइप का क्या हो जाता है, फिर कोड ही हो जाता है। तो भाई ये चीज अलाउ नहीं होती हमारी, ठीक है। पर अगर आपने यहाँ पर कमेंट्स ओपन करी, पर यहाँ पर आप कमेंट को क्लोज करना भूल गए, तो फिर आप बाद में जितना भी कुछ लिखोगे वो सारा क्या कहलाएगा, कमेंट्स ही कहलाएगा। और कमेंट्स की वजह से फिर हमको यहाँ पर क्या मिलती है, एरर, क्योंकि भाई कमेंट्स गायब हो चुकी है, मतलब जो लिखा हुआ था वो पूरा तो गायब हो गया, जैसे कि क्लोज कर्ली ब्रैकेट और सब। और आप जितना भी नीचे कुछ भी लिखते जाओगे वो सब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब इनविजिबल हो जाएगा। तो फिर वो चीज़ एरर रिप्रेजेंट कर देगी वहाँ पर। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई इसको क्लोज करना ही है आपको। फिर आई होप आपको कमेंट्स भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो फिर हमारी तीसरी चीज होती है टोकन, ठीक है। अब ये टोकन क्या चीज होती है, टोकन्स का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज का कलेक्शन, बहुत सारी चीज का क्या होता है यहाँ पर कलेक्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टोकन्स। टोकन्स के अंदर टोटल 5 टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है। 5 टाइप की चीज में भी कौन कौन सी चीजें होती है, तो भाई पहली चीज होती है हमारी कीवर्ड्स, ठीक है। दूसरी चीज होती है हमारी आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को एज अ वेरिएबल्स की तरह भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग वेरिएबल्स ही बोलना पसंद करते थे, काफी सारे को, कुछ लोग जो होते हैं आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। आप जो भी बोलना चाहो, दोनों में से दोनों का मीनिंग एक ही है। फिर आती है स्ट्रिंग्स। चौथा होता है हमारा ऑपरेटर्स, और पांचवा होता है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। पहले हम लोग कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स मतलब कि बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन होता है। यहाँ पर एक वर्ड होगा, आप ढूंढो तो आपको मिल जाएगा, जो हमने अभी यूज किया था, ठीक है। कहाँ पर है, तो फिर ये यहाँ पे है आपका वो वॉइड, ठीक है। 4th लाइन में 6 नंबर का जो होता है, हमने जो यूज किया था वॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज ध्यान रखना कि भाई ये वर्ड्स भी कुछ होते हैं कि जिसको बोलते हैं कीवर्ड। और सी लैंग्वेज के अंदर टोटल होते हैं 32 कीवर्ड्स। अगर आप गिनना चाहो तो अभी गिन सकते हो कि भाई हमारे टोटल कितने कीवर्ड्स यहाँ पर है। तो भाई टोटल होता है हमारे 32 कीवर्ड्स, ठीक है। और एक तो हमने यूज करके देख लिया है अभी, जो होता है हमारा वॉइड, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वेरिएबल, या तो फिर आइडेंटिफायर भी बोल सकते हो आप उसको। आइडेंटिफायर और वेरिएबल दोनों एक ही चीज होती है। अब ये साला ये क्या चीज है आइडेंटिफायर और ये वेरिएबल, तो बहुत आसान चीज है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जहाँ पे वैल्यू स्टोर हो सके, ठीक है। अब ये वैल्यूज भी क्या होती है, तो मैं एक आसान सी भाषा में आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है। अब ग्लास होता है तो वो हमारा हो गया वेरिएबल, और उसके अंदर आप कोई भी चीज डालो, पानी डालो, शक्कर डालो, दूध डालो, बॉर्नविटा मिल्क डाल के पिलो, तो वो सारी चीज हो गई हमारी वैल्यूज, ठीक है। ग्लास क्या हो गया हमारा वेरिएबल, तो पानी क्या हो गई हमारी वैल्यू, जो हम उसको उसके अंदर डाल के पीते हैं, ठीक है। तो हमने वेरिएबल का यूज किया क्या डालने के लिए, वैल्यू। फिर वैल्यू के हमने यूज किया, क्या किया, पानी पीना है तो मैंने पानी को डाल के उसको पी लिया। वैसे भी यहाँ पर भी वो सेम चीज करता है भाई, हम वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू डालते हैं और फिर उसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर होता है भाई, मेरे को कोई वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, इंटीजर ए, ठीक है। अब बोलोगे सर ये इंटीजर क्या है, तो वो चीज हम आगे जानेंगे। अभी के लिए आप इसको कंसीडर करो, ठीक है। ए
ठीक है। तो ये ए क्या हो गया हमारा वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स ये ए के अंदर मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर करी, तो मैंने भाई स्टोर किया 10 नंबर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के अंदर मैंने क्या बोल दिया कि भाई अब ए के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। तो ए के अंदर क्या होती है, 10 वैल्यू आ जाएगी भाई। जब भी मैं ए को बुलाऊंगा तो वो क्या मेरे को रिटर्न करेगा भाई, उस वो मेरे को रिटर्न करेगा 10। यहाँ पर मेरे को क्या रिटर्न करेगा 10। पर याद रखना, अगर आप वेरिएबल्स क्रिएट करते तो आपको वैलिड क्या होगा, कौन कौन से वेरिएबल आपके वैलिड कहलाएंगे, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर, जैसे कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक सिंगल लेटर का भी वेरिएबल बना सकता हूँ, या तो फिर आप मैं यहाँ पर एक नाम का भी वेरिएबल बना सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं जैक अंडरस्कोर डोई करके भी वेरिएबल बना सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटीजर जैक 1 इक्वल टू 30, इस तरह से भी मैं वेरिएबल बना सकता हूँ। मतलब इन 4 तरीकों से भी मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता हूँ। याद रखना ये 4 सबसे वैलिड मेथड है, इसके अंदर आपको एरर नहीं मिलेगी इन वेरिएबल्स के अंदर। हाँ, अगर प्रोग्राम में लिखने में तो गलती करोगे तो वो बात अलग है, तो फिर मेरे को मत बोलना कि भाई सर जी आपने तो बोला था, मैंने वैसे ही वेरिएबल लिखा है, फिर भी मेरे को एरर क्यों रिटर्न मिल रही है। तो आपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पर गलती करी होगी तो आपको एरर आएगी, ठीक है। तो ये 4 मेथड हो गई हमारी। अब आती है भाई इनवैलिड मेथड्स, मतलब गलत तरीका क्या है लिखने का, कौन कौन से लोग गलत तरीके, क्योंकि अभी भी मैं बोलता हूँ कि मैं इसके बताने के बाद भी बहुत सारे लोग गलती करेंगे, उनको भाई समझ में नहीं आएगा, फिर भी वो लोग गलती करेंगे बताए हुए भी कि यहाँ पर इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है, फिर भी लोग वही वही गलती करते हैं। मैं यहाँ पर जो बताई है, ठीक है, देखना अभी। अब क्या गलती करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं ना कुछ लोग, तो यहाँ पर इंटीजर जैक स्पेस करके क्या लिख देते हैं डू, ठीक है, इक्वल टू करके यहाँ पर लिख में डाल देता हूँ 90 वैल्यू। अब बोलेंगे सर जी मैंने तो वेरिएबल सही तरीके से बनाया, मेरे को फिर भी एरर मिल रही है। तो भाई अंधे मत हो जाओ मैंने बोला है यहाँ पर कि बीच में अंडरस्कोर लगाओ। अब अंडरस्कोर क्यों लगाना, क्योंकि याद रखो जब भी कोई भी चीज के बीच में स्पेस आ जाती है तो वो चीज अलग कहलाती है उससे, ठीक है। अगर दो चीज के बीच में अगर स्पेस आती है तो वो दोनों चीज अलग अलग हो जाती है। पर यहाँ पर हमने अंडरस्कोर यूज किया था पहले, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, हमने अंडरस्कोर लगाया था, मतलब पहला वाला वर्ड और दूसरा वाला वर्ड किसके जरिए कनेक्टेड है, तो अंडरस्कोर के जरिए कनेक्टेड है। पर यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो वो यहाँ पर क्या करता है कि भाई यहाँ पर 2 वेरिएबल कंसीडर करता है, एक जैक नाम का तो दूसरा डोई नाम का वेरिएबल्स यहाँ पर कंसीडर होता है, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना। फिर दूसरी गलती क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पर बोला कि भाई जैक 1 लिखा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इंटीजर करके 1 जैक करना का ट्राई करते हैं, फिर बोलते हैं भाई सर जी भाई मैंने भी आपके जैसा ही किया फिर भी मेरे को एरर क्यों आई। तो भाई आपने यहाँ पर पहले नंबर डाला है, नंबर पहले कभी नहीं आता, याद रख, पहले कभी भी नंबर्स नहीं आएगा। अगर नंबर पहले आ जाता है तो वो होती हमारी वैल्यूज, भी एक वैल्यू की तरह काउंटिंग कर रहा है, पर यहाँ पर तो वेरिएबल भी नहीं था हमारा, तो वैल्यू कहाँ से जाएगी, इसके लिए यहाँ पर वो दिक्कत करती है चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज वैल्यू मेथड फॉर क्रिएट वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज मेथड फॉर क्रिएटिंग
इन वेरिएबल, ठीक, इन sorry, this is a invalid variable, invalid method for creating variable. अब तीसरी चीज जो लोग गलती करते हैं यहाँ पर क्रिएट करने में, तो भाई इंटीजर एट द रेट लगा के भाई क्रिएट करने का ट्राई करेगी, भाई एट द रेट मेरे को वेरिएबल में चाहिए, एट द रेट चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर वो चीज़ काम नहीं करेगी। यहाँ पर जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर काम नहीं करेगी, जैसे कि एट द रेट हो गया, ठीक है। ऐसी वैसी चीज़ें यहाँ पर काम नहीं करेगी, ठीक है। आगे और पीछे लगाओगे तो भाई वो चीज़ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी कुछ इनवैलिड मेथड्स। अगर आप लिखना चाहो तो कहीं पर लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी होती। वैसे तो आप यूज़ करोगे जैसे जैसे आपको पता चलते जाएगा और दिमाग में भी घुसता जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ से यूज तो हो जाए तो वो चीज़ आपको इजीली भी समझ में आ जाती है। भाई जैसे कि भाई चलना सीख गए आप धीरे धीरे करके, तो आप वो आसानी से चल सकते हो। वैसा ही यहाँ पर होता है। आपको पहले पता नहीं था भाई मोबाइल कैसे यूज़ करना है, तो मोबाइल आया जैसे जैसे आप धीरे धीरे यूज़ करते गए, आपको पता चलता गया कि भाई मेरे को इस तरह से फ़ोन को यूज़ करना है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर होता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको वेरिएबल्स या तो फिर आइडेंटिफायर बोलूँ तो भी चलेगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसके अंदर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। फिर हमारी जो तीसरी चीज होती है वो होती है हमारी स्ट्रिंग। अभी जो हमने दिखाया भाई स्ट्रिंग दो तरह से यहाँ पर बनती है, ठीक है। एक तो जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं वो वाली, और जो हमने अभी प्रिंट ऐप के अंदर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखा था, वो दोनों भी होती है हमारी स्ट्रिंग। जो चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है वो होती है हमारी स्ट्रिंग। वेरिएबल वाले मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब हम डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर जो बेसिक फंडामेंटल चीज होती है हम लोग यहाँ पर वो चीज क्लियर करेंगे। फिर आती है हमारी ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स क्या होता है, तो कोडिंग के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि भाई आपने सोचा कि मेरे को कैलकुलेटर बनाना है खुद का, या तो फिर कोई चीज़ करनी, कोई भी चीज़ करनी है आपको प्रोग्राम के अंदर, तो आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। आपको भाई एज कैलकुलेट करने का काउंट करना है, ठीक है, कि आप बोर्ड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ क्रिएट करना है, तो आपको फिर ऑपरेटर यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो भाई 8 टाइप का ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 8 टाइप के यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं, तो कौन कौन से 8 टाइप, तो भाई पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है कि भाई जो आप जिसकी मदद से प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आप जो करते हैं, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन का काम करने के लिए यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर दिया जाता है। अब यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर कंडीशनल भी बोला जाता है उसको, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी कंडीशनल लिखा है, यहाँ पर रिमूव करके टर्नरी ऑपरेटर कर दो, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ पर 2 जगह पर मेरी मिस्टेक हो गई थी। इसको रिलेशनल भी बोल सकते हैं आप, रिलेशनल और कंडीशनल दोनों भी आप इसको बोल सकते हो, और इसको सिर्फ टर्नरी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ मैं अभी यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो टाइपिंग के दौरान मेरे को जरा सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर लिखने में, ठीक है। रिलेशनल या तो फिर कंडीशनल ऑपरेटर भी इसको बोल सकते हैं। अब ये काम क्या करता है, तो किसी चीज़ का रिलेशन दिखाना है, भाई कोई चीज़ किससे बड़ी है, किससे छोटी है, दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों अलग अलग है कि नहीं, वो चीज़ सभी यहाँ पर काम करती है, ठीक है।
फिर आती है लॉजिकल। इसके बारे में भी हम आगे जाके डिटेल्स में देखने वाले हैं, तो अभी दिमाग पे इतना लोड मत लेना, ठीक है। अभी ये बेसिक के लिए बता रहा हूँ कि भाई ऐसी चीज़ भी आएगी आगे जाके। आपको क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बोलते हैं ना, अभी खतरे में जाने से पहले ही बता देना कि भाई आगे ये चीज़ आएगी, ठीक है। खतरा तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज इतनी ज़्यादा अच्छी है, अगर आप उससे उसको अच्छे से सीख जाते हो तो आप खुद की ही बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। फन के लिए भी कर सकते हो, या तो फिर अच्छी जॉब के लिए भी कर सकते हो। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई है, जैसे कि एक लिनक्स का भी कमांड्स मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है फाइल का साइज चेक करने के लिए, ठीक है। फिर एक शॉपिंग सेंटर वाली भी बनाया हुआ है प्रोग्राम, ठीक है। शॉपिंग सेंटर मतलब वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा आगे जाके, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप बना सकते हो सी की मदद से भी। बोलते हैं ना, एक वेब पेज भी यहाँ पर आप वेब बना सकते हो पासवर्ड वाला, पर वो ब्राउज़र पे नहीं चलेगा, वो यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर चलेगा, ठीक है। जैसे कि कोई गेम के अंदर लोग लॉग इन करते हैं, ऐसा वाला आप बना सकते हो उसके अंदर भी। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बहुत बेसिक चीज़ होती है, आप पासवर्ड भी चेक करवा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें चेक करवा सकते हो, ठीक है। पर हम लोग वो सारी चीज़ें आगे जाके देखेंगे। फिर लॉजिकल ऑपरेटर हो जाता है। ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या है भाई, एंड और नॉट। तो ये चीज़ क्या होती है, एंड और नॉट। यहाँ पर मैंने बोला कि भाई मेरे को चेक करना है कौन सी चीज़ किससे बड़ी है, कौन सी चीज़ किससे छोटी है, पर ये एक के साथ ही मैं कर सकता हूँ। मतलब दो लोगों के बीच में ही चेक करना हो, मेरे को दो से ज़्यादा के साथ चेक करवाना हो, तो फिर मेरे को लॉजिकल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर ये ज़्यादातर डेटा साइंस जब करते हैं लोग, तब उनको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर जो डेटा के लिए, डेटा रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो, तो उसके लिए ये चीज़ काम की आएगी, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर। क्योंकि ये सारी चीज़ बाइनरी के बेस पे काम करती है। फिर आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि भाई कोई भी ऑपरेटर को असाइन करना कुछ काम करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, एंड इक्वल टू, और इक्वल टू। मतलब इस सारे टाइप के यहाँ पर भी देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, नॉट इक्वल टू है। तो इसी तरह के सब चीज़ें के लिए हमको यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर मिलता है। फिर आता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी मतलब कोई चीज़ का कंडीशन चेक करना हो मेरे को, ठीक है, तो मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक चीज को इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट का मतलब होता है एक चीज को डिक्रीमेंट करना। यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री का मतलब पहले इंक्रीमेंट करना, पोस्ट का मतलब बाद में इंक्रीमेंट करना। भाई प्रीपेड पोस्ट पेड कार्ड का पता होगा आपको, वैसा ही यहाँ पर प्रीपेड पोस्टेड कार्ड का ही जैसा सिंबल लगवा दो भाई। जो पहले मतलब पहले रिचार्ज करते हैं हम लोग, फिर हमको बैलेंस मिलता है, ठीक है, उसको प्रीपेड बोलते हैं। जैसे ए प्लस प्लस हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब कि बाद में करना है, ठीक है, यूज करने के बाद। ऐसे ए प्लस प्लस हमारा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसा ही यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। और आठवां होता है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। ये बड़ी काम की चीज होती है, ठीक है। ये चीज तब काम आती है जब मेमोरी एलोकेशन का काम किया जाता है। मेमोरी के लिए अगर कुछ काम करना तो आपको साइज ऑफ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो लास्ट चीज होती है हमारी, वो होती है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, तो भाई कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज को फिक्स कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, 3.14। और फिर बाद में जो वैल्यू आती है, मेरे को भी उतना लंबा याद नहीं वैल्यूज, पर यहाँ पर जो 3.14 वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मैं ना आप दोनों में से कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, उसको बोलते हैं फिक्स वैल्यू। वैसा ही यहाँ पर भी होता है। अगर कंप्यूटर के अंदर मेरे को कोई फिक्स वैल्यू क्रिएट करनी, प्रोग्राम के अंदर फिक्स वैल्यू क्रिएट करनी कि भाई अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ और प्रोग्राम के रन होने के टाइम
अगर गलती से भी उसकी वैल्यू चेंज ना होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग कॉन्स्ट। ठीक है, अब कई किस तरह से क्रिएट करना है, तो यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करने के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या यूज करता हूँ, कॉन्स्ट इंटीजर a इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया कि अब a के पास जो 10 वैल्यू है ना, उसको चेंज नहीं होनी चाहिए, फिर बाद में a की वैल्यू 12 भी करे ना तो होनी भी नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब a इक्वल टू 12 बोलता हूँ। मैंने यहाँ पर a अब ऐसा क्यों नहीं लिखा कि कॉन्स्ट इंट a, तो भाई मैंने एक बार उसको बोल दिया कि भाई a नाम का वेरिएबल अवेलेबल है, फिर उसको वापस से क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इंसान अवेलेबल है तो हम लोग उसको ही बुलाएंगे, ना कि उसका कोई डुप्लीकेट वर्जन क्रिएट करेंगे। अगर क्रिएट वो भी पॉसिबल है, डुप्लीकेट क्रिएट करना भी, तो यहाँ पर भी डुप्लीकेट क्रिएट नहीं कर सकते उसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे को क्या वेरिएबल बोली कि एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू, मतलब वो मॉडिफाई होनी चाहिए, पर यहाँ पर तो मॉडिफाई नहीं हो रही है। एरर भी देखते हैं, क्या एरर रिटर्न करती है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर भाई बोल रहा है कि भाई आप ए को भाई चेंज नहीं कर सकते। वार्निंग, ए सेट बट नॉट यूज्ड, मतलब भाई ए को आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, मतलब जो होता है ए हमारा वो ओनली रीड ओनली वेरिएबल होगा। मैं उसकी वैल्यू को यूज कर सकता हूँ, मतलब रीड कर सकता हूँ, उसको चेंज नहीं कर सकता। पर जैसे ही मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉन्स्ट को हटा देता हूँ, फिर रन करता हूँ, ठीक है, अब तो कोई एरर नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफिकेशन वाला हो गया। अब इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ, पर कॉन्स्ट होगा तो आप उसके साथ कोई भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। ये हमारी पहली मेथड हो जाती है। ठीक है, दूसरी मेथड होती है हमारी हैशटैग डिफाइन। हैशटैग डिफाइन मतलब ये भी एक सुपर कीवर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, और सुपर कीवर्ड के साथ क्या बोला कि भाई डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? मेरे को ए की वैल्यू को डिफाइन करना है। अब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो भाई ए की वैल्यू 10 होनी ही चाहिए। मैंने बोला भाई ए की वैल्यू क्या करनी है? मेरे को 10 करनी है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, और रन करता हूँ। तो भाई यहाँ पर वो चीज काम करती है। ठीक है, आप कॉन्स्ट यूज करो या तो फिर डिफाइन यूज करो, दोनों की मदद से आप कॉन्स्ट वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, पर जैसे मैं इसको अनकमेंट करता हूं और फिर रन किया, तो यहाँ पर मेरे को क्या बोल दिया कि भाई आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये भी रीड ओनली वैल्यू हो गई। ठीक है, पर यहाँ पर एक और चीज है, एक सीक्रेट यहाँ पर अवेलेबल है। भाई जैसे ही भाई बोलते हैं ना, अगर भगवान धरती पे उतर गए और बोल देगा भाई पाई की वैल्यू 3.14 नहीं है 15 है, तो भाई हमको मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई भगवान धरती पे उतर के बोल रहे हैं, तो भाई उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई वो तो भगवान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक भगवान अवेलेबल है। हाँ पता है ऐसी चीज यूज नहीं करनी चाहिए, पर यहाँ पर भी एक सुपर चीज अवेलेबल है। क्या? अगर मैंने बोल दिया भाई ए की वैल्यू 10, पर अब ऐसा टाइम आया कि भाई उसकी वैल्यू चेंज करना जरूरी हो गया है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए, जैसे कि भाई मैंने डिफाइन ए बोल दिया है, ए 10 बोल दिया। ठीक है, अब मेरे को उसको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हैशटैग अनडेफ। ठीक है, अनडेफ किया। अनडेफ क्या करना है? मेरे को ए करना है। तो क्या हो गया, यहाँ पर ए की वैल्यू अनडिफाइन हो गई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, वापस से हैशटैग करना है और क्या बोलना है, डिफाइन ए 12। ठीक है, तो यहां पर वो चीज काम करेगी। अब ठीक है, कोई एरर नहीं आई हमारी, और वैल्यू भी क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई। अब बोलोगे सर वैल्यू चेंज हो रही है, हमको कैसे पता चलेगा कि वैल्यू चेंज हो गई? ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो वैल्यू को आप देखना भी कैसे, क्योंकि हम लोग जब डेटा टाइप को जानेंगे तब आपको इजीली
अंडरस्टैंड हो जाएगा कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी मैं आपको उतना लोड नहीं दे रहा हूँ दिमाग पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग आराम से मस्ती के साथ सीखना चाहते हैं इस चीज को। तो इस तरह से काम होता है यहाँ पर कॉन्स्ट का, या तो फिर बोले कि प्री डिफाइंड, मतलब डिफाइन कर दी हुई वैल्यू को, जिसको कभी चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह की वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, हमने आज वो चीज जानी, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, कुछ अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी कोई भी नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, और दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा, जिसकी मदद से वो लोग भी कुछ अच्छा नया सीख पाए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।